तो नहीं रहा बस। चलो क्या करा था हम लोगों ने कल? समितियां स्थायी अस्थायी दोनों हो गई थी। अस्थायी पर लिखवा दिया था। उसमें दो तरह की होती है, विवादित विधेयक पर और विवादित कोई घोटाले पर, वो दोनों चीजें लिखवा दी। आज जाके टॉपिक बड़ा सरल सा है, राष्ट्रीय प्रतीक। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बाद करेंगे शब्दावलियां, महत्वपूर्ण शब्दावलियां, फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और फिर PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आप तो वैसे भी जानते होंगे इन चीजों के बारे में। बताइए सबसे पहले आज का पहला टॉपिक शुरू करेंगे काय से? राष्ट्रीय ध्वज। देखा तो वही सभी ने, कितने रंग होते हैं? चार। ठीक है, 3 पट्टियां होती हैं, ऊपर वाली पट्टी केसरिया, सफेद और हरी, और बीच में गहरे नीले रंग का क्या होता है? चक्र। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि भैया इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। दूसरा पूछता है कि भैया इस जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, पहले आपको पता होगा महात्मा गांधी के कहने पर इस झंडे में चरखा था, लेकिन बाद में झंडा समितियां बनी और झंडा समिति ने सिफारिश की तो चक्र को हटाकर, सॉरी चरखे को हटाकर क्या लगा दिया गया? चक्र। इस झंडे का जो वर्तमान झंडा है, इसको हमारे डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया। किसने डिजाइन किया है? सबसे पहले किसने फहराया? तो भीकम जी कामा। ठीक है, और अब ध्वज संहिता के समेत हम इस झंडे को फहरा सकते हैं, आम आदमी भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम होंगे। क्या नियम होंगे? झंडा कभी गंदा जला हुआ कटा नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरा, सूर्यास्त के बाद ये फहरा नहीं रहना चाहिए। तीसरा, झंडा तिरछा या उल्टा नहीं होना। तिरछा झंडा प्रतीक होता है शोक का, और झंडा अगर उल्टा कर दिया जाए समझ लो देश पे कोई आपदा। ठीक है, इमरजेंसी में क्या कर देते हैं। और हल्का झुका झंडा काय का प्रतीक होता है? शोक। जब देश में राष्ट्रीय शोक घोषित होता है तो हमारे राष्ट्रपति भवन का झंडा क्या कर दिया जाता है? झुका दिया। ठीक है, 5 से 6 प्रश्न यहाँ बनते हैं। देखो अब ये तो दिखाना नहीं है कि नारंगी रंग काय का प्रतीक है? बलिदान का। हरा रंग भैया शांति का, हरा रंग हरियाली और महत्वाकांक्षा का, तो ये नहीं दिखाना। ठीक है, मेन पॉइंट लिख लेते हैं, 2-4 लिखिए, फिर अगले टॉपिक करते हैं। लिखेंगे 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। ठीक है, पॉइंट बनाना भी लिखना, थ्योरी में मत लिखना, याद करने में आसानी रहेगी। अगला लिखेंगे 1900 या ऐसे लिखो, सर्वप्रथम 1931 में, सर्वप्रथम 1931 में पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ना लिख ले, मैं लिख दूंगा, गलत नहीं लिखना। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया। ठीक है, महात्मा गांधी की सलाह पर, महात्मा गांधी की सलाह पर झंडे में चरखे को अंकित किया गया। झंडे में चरखे को अंकित किया गया। किया गया। अगला झंडा समिति के सिफारिश करने पर, झंडा समिति के सिफारिश करने पर, झंडा समिति के सिफारिश करने पर चरखे के जगह चक्र, चरखे के जगह चक्र
प्रयोग किया गया, चरखे की जगह चक्र प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिखना चाहो तो लिखो। देखो, भारतीय ध्वज में केसरिया, सफेद व हरे रंग की 3 पट्टियां हैं। केसरिया, सफेद व हरे रंग की 3 पट्टियां हैं। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है। सफेद पट्टी के मध्य में, आराम से देखो, सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। जिसमें 24 तीलियां हैं। जिसमें 24 तीलियां, गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24, ये 24 घंटे की घोतक होती हैं। ठीक है, 24 तीलियां। अगला पॉइंट, भारतीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। भारतीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। ठीक है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने, मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में राष्ट्रध्वज फहराया था। राष्ट्रध्वज फहराया था। फहराया था जिसमें 3 रंग, इसमें 3 रंग थे, लाल, पीला व हरा। इसमें 3 रंग थे, लाल, पीला व हरा। और इसमें 7 सितारे थे या तारे थे, और इसमें 7 तारे थे। 7 तारे थे जो सप्तऋषि के प्रतीक थे, जो सप्तऋषि के प्रतीक थे। 7 तारे थे जो सप्तऋषि के प्रतीक थे। सप्तऋषि सुना है? सप्तऋषि तारामंडल सप्तऋषि के प्रतीक थे। आसमान में देखना, जब आसमान खुला हो ऐसे करके 4-7 तारे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, चम्मच की तरह आकृति बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं? ये फेमस पता क्यों है? क्योंकि ये सप्तऋषि तारामंडल दिशा दिखाता है कौन से तारे की ओर? ध्रुव तारा। ध्रुव तारे का पता लगाना है तो पहले किसका पता लगा लीजिए, बहुत आसानी से दिखाई दे जाएंगे, आप देख लीजिए। और आपको पता है ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है? उत्तर। तो पहले के जमाने के लोग क्या थे? दिशा के लिए काय का प्रयोग करते थे? भाई रात में है तो रात में उन्हें देख लिया ध्रुव तारा है, इसका मतलब उत्तर। उत्तर के सामने दक्षिण, सीधे हाथ में पूर्व और पश्चिम। दिशाएं कितनी होती है? 8 होती है सर। मैंने तो 10 पढ़ी, 10 ही होती है। 8 तो वो हो गई जो आपने ऐसे करके दिखा दी, उत्तर पश्चिम। नवी ये हो गई, देखो इधर वाली दिशा नहीं दिखा पा रहे, एक पीछे वाली, इसको कहते हैं धरातल और जमीन, आकाश और जमीन, टोटल 10 दिशाएं हैं। ठीक है भाई, ये वाली दिशा कहाँ दिखा पा रहे हो? तो इधर को जैसे मार्क कर रहा है, ऐसे ही पीछे को नहीं दिखा पाओगे। रीजनिंग में मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। दिशाओं का क्रम क्या होता है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। गलत है ये, ध्यान रखना। हमेशा दिशाओं का क्रम होता है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप गलत कर दोगे। ठीक है, ये जो 4 दिशाएं दिख रही हैं आपको, ये चलती है 1 2 3 4। क्यों चलती है?
क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा सतयुग, सुना है, पढ़ा नहीं? त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये पढ़े हैं, ये दिशाओं से ही चलते हैं हमारे, ठीक है? इसी वजह से ध्यान रखना। सतयुग राजा हरिश्चंद्र वाला, त्रेता राम वाला, द्वापर में कृष्णदेव, कलयुग में तुम, ठीक है? होने का जल्दी तो चल रहा है। कलयुग की उम्र कितनी है? अगर कोई पूछ बैठे, हिस्ट्री में वैसे पढ़ने को मिलेगी 4,32,000 साल, सबसे कम उम्र इसी की। सबसे इससे ज्यादा है द्वापर की, 8,64,000 साल। इसकी है 12,96,000 साल और इसकी है 17,28,000 साल, ठीक है? और अभी का जो हम लोग जी रहे हैं लगभग 5,000 साल जीते, तो अभी तो शुरुआती दौर भी नहीं है। फिर से वही क्या होगा, जैसे युग खत्म होता है प्रलय जो बोली जाती है, उसके बाद फिर से सतयुग शुरू। तुम कौन से युग में जाओगे ये तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे। चलो इस पे चर्चा नहीं करेंगे। सतयुग में जाएंगे। अगला लिखिए, अगला पढ़ लिखिए। नदीम जिंदल की याचिका के आधार पर, नवीन जिंदल की याचिका के आधार पर नवीन जिंदल की याचिका के आधार पर राष्ट्रध्वज को आम जनता के लिए, राष्ट्रध्वज आम जनता के लिए फहराने की अनुमति दी गई। परंतु इसके निर्धारित मानकों के आधार पर फहराया जा सकता है। निर्धारित मानकों के आधार पर फहराया जा सकता है, परंतु मानकों के आधार, निश्चित मानकों के आधार पर फहराया जा सकता है। निश्चित मानकों के आधार पर फहराया जा सकता है। दंड है, अगर आपने ध्वज की अवहेलना कर दी तो ये भी दंड है। मानक क्या हमने अभी लिखा है, लिखना चाहोगे? लिख लो। जैसे राष्ट्रध्वज को कमर के नीचे नहीं फहराया जाता, राष्ट्रध्वज को कमर के नीचे नहीं फहराया जाएगा, हमेशा सीधे कंधे पर रहेगा, हमेशा सीधे कंधे पर रहेगा। किसी और ध्वज को उससे ऊपर नहीं फहराया जाएगा, सीधे कंधे पे रहेगा। किसी और ध्वज को उससे ऊपर नहीं फहराया जाएगा। बाकी ये तो नहीं लिखना है, गंदा कटा फटा ना हो, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है? और क्या हो सकता है? जमीन में गिरने नहीं दिया जाएगा, इत्यादि। ठीक है? नोट करके एक लाइन लिखिए, नोट करके एक लाइन लिखेंगे। लिखेंगे राष्ट्रध्वज में बने चक्र को न्याय का प्रतीक कहते हैं। राष्ट्रध्वज में बने चक्र को न्याय का प्रतीक कहते हैं। न्याय का प्रतीक कहते हैं। इसे सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा।
अगला डालिए राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं फिर लिखते हैं। बताएं। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, ठीक है। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। जिसमें कितने शेर है? 4, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3। उसमें नीचे एक सफेद पट्टी, इसमें 4 जानवर है, लेकिन उसमें भी 2 ही दिखाई देते हैं, घोड़ा और बैल। बीच में यही चक्र अंकित है और नीचे एक पट्टी है जिसमें लिखा है, मुंडक उपनिषद से लिया गया एक शब्द, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है, ठीक है। दूसरा है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये भारत सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही प्रयोग किया जाए। पूरे देश में कोई एक गाड़ी आपसे पूछे किसकी है जिसपे नंबर प्लेट नहीं होती और जिसपे क्या बना होता है हमारा, तो वो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति गाड़ी देखना जिससे भी वो चल रहे हो तो उसमें नंबर प्लेट नहीं होगी, उस पर राष्ट्रीय चिन्ह बना हो, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग मंत्री भी करते हैं, किस रंग का वो भी लिखवाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसका प्रयोग भारत सरकार में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही, इसका प्रयोग भारत सरकार में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, किया जा, अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। यह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग है। यह है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है। अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग है जिसमें 4 शेर है लेकिन दिखाई 3 देते हैं। 4 शेर है लेकिन दिखाई 3 देते हैं। चार शेर है लेकिन दिखाई एक दूसरे से पीट करके रहते हैं, इस वजह से हमें कितने दिखाई देते हैं? 3। ठीक है, देखिए जिसके नीचे एक पट्टी पर 4 जानवर है, जिसके नीचे पट्टी पर 4 जानवर अंकित है, पट्टी पर नीचे 4 जानवर अंकित है, घोड़ा, बैल, शेर, घोड़ा, बैल, शेर और हाथी, जिसमें से 2 दिखाई देते हैं। हाथी जिसमें से 2 दिखाई देते हैं, घोड़ा और बैल। शेर 2 दिखाई देते हैं, घोड़ा और बैल। देखिए इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है, जिसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नहीं लिख पाओगे? मुंडको उपनिषद बोलते हैं, मुंडको उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं जानते हो? जो अनुवाद किया जाता है। जब हिस्ट्री पढ़ोगे वैदिक काल तो इसको तोड़ दो। उप मतलब
निकट, पास में बैठकर, नीप और निष्ठा पूर्वक। शद माने क्या होता है? लिखना या बैठना। तो गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक जो शिक्षा ली जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो तुम लोग जो नोट्स बना रहे हो ये आगे अगर कहलाएंगे तो उपनिषद की, गुरु के समीप बैठ के तुमने क्या ली है? शिक्षा। तो इनको ही उपनिषद कहा गया था उस समय। ठीक है, चलो बाकी चीजें हिस्ट्री में पढ़ना। ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मंत्रियों द्वारा नीले रंग का, मंत्रियों द्वारा नीले रंग का, राज्यसभा सदस्यों द्वारा लाल रंग का, मंत्रियों द्वारा नीले रंग का, राज्यसभा सदस्यों द्वारा लाल रंग का, राज्यसभा सदस्यों द्वारा लाल रंग का, पर लोकसभा सदस्यों द्वारा हरे रंग का, हरे रंग की मोहर का प्रयोग किया जाए, हरे रंग की मोहर का प्रयोग किया जाए। फिर से बोलता हूं, मंत्री लाल, सॉरी मंत्री नीले, राज्यसभा लाल और लोकसभा हरी। देखोगे मोहर मंत्रियों की तो ऐसे समझना कोई मंत्री है तो उसकी मोहर नीली दिखेगी, सांसद है लोकसभा का तो कैसी दिखेगी? लोकसभा का तो हरी, और राज्यसभा का है तो इसी से आप पहचान कर लोगे ये किसकी मोहर है। फिर से बोल रहा हूँ, मंत्रियों की कैसा है? नीला, राज्यसभा का लाल और लोकसभा का हरा। यही तो लिखा है। ठीक है, चलो हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगला आज अब तुम बताओगे मुझे, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, अभी 2-4 दिन पहले भी बताया था। लिखो जितना जिसे मालूम है। कब पहली बार गाया गया? किसने इसको रचा है? पहली बार प्रकाशित कब हुआ? गाने में कितना समय लगता है? किस किताब में? लिखो लिखो, मैं लिखवा चुका हूँ इसीलिए। अब फेर पे ना लिखो, रब पे लिखो, देखो तो कितना याद है। लिखो लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं, फिर बताते हैं। वो चला गया? जी जी चला गया। और क्या बोला? किताब लिखनी है सर। क्या लिखा लेते? मैंने लिखा। अरे अच्छी बात है, जो जितना पता है। रचयिता ठीक है, गाने का समय 20 सेकंड में। सर मतलब 20 सेकंड और 52 सेकंड। ठीक ठीक, बिल्कुल। और वो किताब आनंद मठ क्या है सर? हाँ बिल्कुल सही, आनंद मठ है, गीतांजलि है, आनंद मठ है, उसके बाद लिखा गया। चलो, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आपको इतनी चीजें लिखनी है। इसको अपनाया कब गया? अपनाया मतलब भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? दूसरा रचयिता, तीसरा किस किताब में था, इसके बाद पहली बार कब गाया गया? पहली बार कब गाया गया? प्रकाशित इस पत्रिका में हुआ, और समय मैक्सिमम और मिनिमम। इतनी चीजें आपसे पूछ सकता है, और कुछ हो सकता है? पहली बार कब गाया नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, बता और दो। अपनाया कब किया? कब अपनाएंगे? अच्छा बताओ। 26 अरे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 लिखवाए थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाए गए।
इसी दिन उन्हें राष्ट्रपति घोषित किया राजेंद्र प्रसाद को। रचयिता तो लिख लोगे। किताब गीतांजलि पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में। अधिवेशन समझते हो? अधिवेशन का मीन्स होता है बेटा बैठक। ठीक है, कांग्रेस पार्टी हर साल अपनी एक बैठक करती थी, उसी को जिस जगह होती थी उस नाम से। लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। प्रकाशित तत्वबोधनी पत्रिका, तत्वबोधनी पत्रिका। शीर्षक क्या था? शीर्षक लिखना चाहो तो भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता लिख लीजिए। एक लाइन और लिख लेना। इसकी धुन सेना द्वारा तैयार की गई। इसकी धुन सेना द्वारा तैयार की गई। सेना द्वारा? जी, सेना के जो बैंड होते हैं। गालिया राष्ट्रगीत। लिखा? हाँ लिख लो। अपनाया एपी कब गया था? 24 जनवरी 1950। रचयिता लिख लीजिए बंकिम चंद्र चटर्जी। किताब का नाम आनंदमठ। पहली बार कब गाया गया? 1896 कलकत्ता के कांग्रेस के 12वें अधिवेशन। ठीक है, पहली बार गाया गया। समय 65 सेकेंड। इसकी धुन किसने तैयार की थी? पन्नालाल घोष। इतना लिख लीजिए, फिर आगे फॉर्म जमा हो रहे हैं। इसको आधा गलत कर दिया था लोगों ने। पैंसठ सेकंड। हाँ, जैसे राष्ट्रीय गान 52, जैसे 65।
इसमें मिनिमम अवधि नहीं है। राष्ट्रगान में मिनिमम अवधि में शुरू की लाइनें और अंतिम की लाइनें गाली जाती है जब समय कम है। 90% लोगों को राष्ट्रगान याद होता है, 90% को राष्ट्रगीत याद नहीं। याद है पूरा? स्कूल में जब गाया हुआ जाता है तो याद रहता है, अन्यथा भूल जाते हैं। पहले राष्ट्रगान का अगर सर ये मतलब पूरा गाना भी तो कंपलसरी नहीं होता है सर। अगर सर अगर इमरजेंसी में गाना पड़े तो कितने मिनट का, कितने सेकंड का होता है? नहीं होता है, मिनिमम नहीं होता है। इसमें ना ये नहीं है, राष्ट्रगान गाया जाएगा ना, राष्ट्रगीत की जरूरत नहीं। राष्ट्रगान 20 सेकंड मैंने पढ़ा था उसमें पहली लाइन और आखिरी लाइन आनंद मठ है। ठीक है, आनंद मठ किताब का नाम, आनंद मठ। सबसे पहला विद्रोह हमारे देश में हुआ था, वो सन्यासी विद्रोह था, उसकी चर्चा आनंद मठ में ही है। ठीक है, और कुछ है नोट करके लिखो। 1900 अच्छा पहले नोट कर लो सब, नोट करके एक लाइन लिखिए। 1905 के बंग भंग आंदोलन में इसे लोकप्रियता मिली। बंग भंग आंदोलन में इसे लोकप्रियता मिली। जानते बंग भंग आंदोलन? नहीं जानते? अच्छा, एक चीज तुम्हारे दिमाग में कभी आती नहीं होगी, तुम मैप देखते नहीं हो। इधर कौन सी दिशा है? पूर्व। इधर क्या है? पश्चिम। ये तो सही है। इधर हमारा उत्तर है और इधर दक्षिण है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम आपने क्या सुना होगा? पश्चिम बंगाल। तो है तो ये पूरब में, तो इसका नाम पश्चिम बंगाल। अगर लॉजिक लगाए तो, अगर किसी भी चीज को ध्यान से देखो, पढ़ाई अपने आप निकल आती है। अगर हम देखें तो है तो ये पूरब में, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? पूर्वी बंगाल। लेकिन क्यों है? पहले ये पूरा बंगाल था, जो आज बांग्लादेश है, उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हमने ले लिया था। पाकिस्तान पूरा बांग्लादेश था, ये इस तरह से था पूरा बंगाल, सॉरी बांग्लादेश का पहले पूरा बंगाल था। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। क्या कर दिया था? बंगाल विभाजन 1905। एक व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। किसके समय में? लॉर्ड गवर्नर। उस समय कौन थे? पढ़े थे लोगों ने गवर्नर। अंग्रेज एक ही नीति जानते थे, फूट डालो राज करो। जब कांग्रेस पार्टी बन गई तब लगा यार अंग्रेजों को, यार अब लोग एकजुट होने लगे। भाई अभी 2 लोग कहें कोई बात, 10 लोग कहें उनकी सुनी जाएगी नहीं, लेकिन वही 1000 लोग कहें तो उनकी बात का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो अब एक पार्टी बन गई थी भारत में 1885 में कांग्रेस। अब लोग इकट्ठा होने शुरू होगा, बड़ी पार्टी बनती जाएगी। तो अंग्रेजों ने सोचा यार अब जो लोग एकजुट हो जाएंगे, ये आजादी मांगेंगे और हमें आजाद करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? फूट डालो। और फूट डालने में उन्होंने क्या करा? बंगाल का बीच से विभाजन कर दिया। एक तरफ हो गए हिंदू, एक तरफ क्या थे? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं कहा, बस इसका क्या कह दिया? बंगाल विभाजन। अब जो जिधर हिंदू थे उन्होंने क्या करा? मंदिरों में गाय के टुकड़े भिजवा दिए। जिधर मुसलमान थे उन्हें मस्जिदों में सुअर के टुकड़े भिजवा दिए, क्योंकि जितनी हमारे लिए हिंदू धर्म में पवित्र है गाय, उतनी हराम माना जाता है इस्लाम धर्म में सुअर को। तो ये दोनों आपस में ही भिड़ गए और जो फूट डालो की नीति थी वो कामयाब हुई। हालांकि इसे रोकने के लिए राष्ट्रगीत भी गाया गया, तो उस समय लोकप्रिय हुआ था। तो याद रखोगे, बंग भंग, बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब विभाजन, याद रहेगा। और समझ गया इसका नाम पूर्वी बंगाल क्यों है, पश्चिमी बंगाल क्यों है? क्योंकि पूरा पाला पाकिस्तान चला गया, जिसे आज हम बांग्लादेश में। ठीक है, पाकिस्तान जब बटा था 1947, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं केवल इधर दिया था, आधा पाकिस्तान यहाँ दिया था हमने। आधा पाकिस्तान ये था, आधा पाकिस्तान ये था। ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी गांधी जी को। देखो ये सच्चाई हो इसमें या ना हो, वो चाहते थे कि ये बीच वाला पोर्शन पूरा पाकिस्तान को जोड़ा जाए, और यही बात पसंद नहीं है कि नाथूराम गोडसे को ऐसा कहा जाता। मैं कह नहीं रहा हूँ कि 100% सच है, लेकिन ऐसा कहा जाता। तो नाथूराम गोडसे ने निपटाए दिए भाई। ठीक है, चलो नहीं राष्ट्रपिता सर आया था इस डिबेट में, आया था जी। हाँ बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए
आप लोग एक बार ढंग से सारे सब्जेक्ट पढ़ लो जीएस के, फिर जब चीजें जोड़ के पढ़ोगे ना, अब जैसे ये हिस्ट्री है, यहीं ये ज्योग्राफी आ गई, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तीनों चीजें जुड़ी तो दिमाग में चीजें बैठेंगी। अब सोचो केवल एक सब्जेक्ट पे काम चल जाए तो नहीं चलना। तो पहले सिलेबस पूरा करो, एक एक बार सबको पढ़ो, फिर जोड़ना शुरू करोगे तो अपने आप दिमाग में कहानियां बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए डाल दिया राष्ट्रीय पांचांग। क्या बोली थी? 1905 के बंग हाँ, बंग भंग आंदोलन में राष्ट्रगीत को लोकप्रियता मिली। राष्ट्रीय गीत को लोकप्रियता मिली, लोकप्रियता मिली। ठीक, डालिए राष्ट्रीय पांचांग, इंग्लिश में नेशनल कैलेंडर। हम लोगों ने कौन सा कैलेंडर अपनाया है? ग्रेगोरियन। अरे भैया, अपने देश के नहीं हो रहे थे। मेरे को लाइन भी आके गहरी सही कह रहे हैं। पांचांग कैलेंडर। तुम कह रहे हो ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया, तो फिर अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर हमने अपनाया होता तो हमारा सेशन 1 जनवरी से शुरू होता, हमारा सेशन तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है तुम्हारे स्कूल का भी तो यही होता है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया होता तो नॉर्मल होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन ऐसा है, इसका मतलब हमने वो नहीं अपनाया। हमने लिखो, देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए, देश भर के लिए ग्रेगोरियन जो जनवरी फरवरी वाला होता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और ये कैलेंडर में पता है, ये राजाओं के नाम के महीने, राजा अगस्टस थे ब्रिटेन के, तो उनके नाम पे अगस्त, जूलियस सीजर जुलाई, और ये 30-31 पता क्यों बनाए गए? ये राजा दिखाते थे अपनी वाहवाही कि मेरा महीना 30 का अच्छा, तो मैं तुझसे बड़ा हूं, तो मेरा 31 का। तो ये इस तरह से कैलेंडर बने, ये अंग्रेजों का, इससे हमें नहीं मतलब। ठीक है, चलो आगे समय मिलेगा तो बताएंगे इसके सारे महीने। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित शक, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए, देश भर के लिए शक संवत पर आधारित, शक संवत, शक संवत पर आधारित एक राष्ट्रीय पांचांग भी है, राष्ट्रीय पांचांग भी है। राष्ट्रीय पांचांग भी है, जिसे हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया, जिसे हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया, 22 मार्च 1957 को अपनाया। ठीक है, तो हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है? पहला महीना इसका चैत, बिल्कुल, और आखिरी फाल्गुन होगा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फाल्गुन ही होगा। आपसे पेपर में पहला और आखिरी महीना पूछेगा, बीच के नहीं पूछेगा। ठीक है, अंतिम फाल्गुन को लिखा है। ठीक है, पहला कौन सा होता है? और नॉर्मली ये हमारा कैलेंडर शुरू होता है 21 मार्च या फिर 22 मार्च। तो हिंदुओं का जो नववर्ष होता है वो कब होता है? 21 मार्च या 22 मार्च। नॉर्मली ये लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा, लीप ईयर नहीं होगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए शक संवत। लिखेंगे इसका पहला माह, प्रथम माह चैत तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। फाल्गुन बोलते हैं, बोल फाल्गुन देते हैं लेकिन होता फाल्गुन।
अधिवर्ष तो जानते हैं, लीप ईयर। हाँ सर। लीप ईयर क्यों होते हैं ये तो पता ही होगा, कॉमन सेंस। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है? 24 घंटे। एक रोटेशन कितनी देर में लेती है? तो एक पूरा सूर्य का चक्कर 365 दिन और 66 दिन। 365 या 66। एक्यूरेट बताओ, 66 दिन तो वो साल हो गया, हम साल थोड़ी ना पूछ रहे हैं। 365 हम में पूछ रहे हैं कि सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी यार, तो वो ये चक्कर कितने समय में लगाती है? वो तो एक्यूरेट रहता है, वो थोड़ी ना 365 को कितना होता है? अरे तुम आधे में 23 घंटे या कुछ। अरे वो तो दूरी पे लगाती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46.6 सेकेंड, इसको बोल देते हैं लगभग 6 घंटे। और यही 4 साल में कितने हो जाएंगे? तभी 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। एक चक्कर घूमने में लगाती है लगभग 24 घंटे, लेकिन एक्यूरेट 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। तो आप कंपटीशन में जाओ तो एक्यूरेट याद रखना आपका, ठीक है। 365.1/4 भी बोल देते हैं, कुछ लोग 25 भी बोल देते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है, आपको पढ़ा होगा उपसौर अपसौर, दूर जाना पास जाना पृथ्वी का। चलिए कैलेंडर फिलहाल समझ जाओगे। तो इसी वजह से हमारे जो कैलेंडर है शक संवत, ये देखो चलाया किसने था? अगर पूछ ले शक संवत तो एक राजा थे कनिष्क, कनिष्क ने चलाया था, लिख लेना। जी हाँ, कुषाण वंश का एक शासक हुआ है राजा कनिष्क। ये गद्दी पे बैठे थे 72 ईस्वी में, तो उसी समय से इन्हें चला दिया शक संवत। ठीक है, 2 कैलेंडर होते हैं, हमने अपनाया कौन सा है? तो शक। 2 है हिंदी कैलेंडर, एक शक संवत और एक विक्रम संवत। राजा विक्रमादित्य सुने हैं? तो राजा विक्रमादित्य ने चलाया था, ये 57 ईस्वी में चला था और ये 72 ईस्वी। तो आज आपको पता करना कौन सा कैलेंडर चल रहा है। तो जैसे 2024 चल रहा है, इसमें 57 जोड़ दीजिए तो पता लग जाए 58 जुड़ेगा। 14 में से 7 सॉरी जोड़ना है, 7 से 11 का 1, 7 5 में 7 1 8। तो ये अगर पूछे विक्रम संवत कौन सी चल रही है, और अगर इसमें शक संवत पूछ ले तो कितनी चल रही है? 2096 चल रही है इस समय हिंदी कैलेंडर। शक संवत और विक्रम संवत में अलग। अरे जो सन चल रही है उसमें 57 जोड़ दो तो कौन सा कैलेंडर पता लग जाएगा, और जो चल रही है उसमें 72 जोड़ दो तो कौन सा पता लग जाएगा, याद रहेगा। ये राजा विक्रमादित्य ने चलाई थी, ये राजा कनिष्क ने चलाई थी, ये लिख लेना कनिष्क ने चलाई। कुषाण वंश के राजा थे ये। कौन से वंश के थे? कुषाण वंश। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इसी वंश ने चलवाए थे, कुषाण वंश ने, राजा वेंकटफिशस। राजा वेंकटफिशस थे, वो ध्यान रखिए, ठीक है। अगला आ जाइए राष्ट्रीय पशु, ये तो पता ही होगा। बताओ राष्ट्रीय पशु। साइंटिफिक नेम पूछा था एसएससी सीएचएसएल ने पिछली बार, ये बाघ लिखा ही नहीं था 4 ऑप्शन। तो इसका साइंटिफिक जैसे आपका क्या है साइंटिफिक नाम? होमो सैपियंस। सैपियंस 2 जुड़ गए, आधुनिक हो गए, इसलिए 2 सैपियंस हो गए। जैसे मेढक का क्या था? लारा टिग्रीना। यही 3-4 याद होते बच्चे। हाँ, वो बायो वालों को खैर अब तो बायो नहीं थी, लेकिन याद रखो, लिखो राष्ट्रीय पशु बाघ, नाम लिखिए पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस लिख दूं? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है।
पैंथरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम लिख लेना। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ की टाइगर, चीता, बाघ में क्या अंतर है? सर चीता बहुत दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। टाइगर होता है बाघ, चीता और पैंथर होता है। बदलाव होता है। ऐसा होता है, इसमें वैरायटियां होती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ वैरायटी पाई जाती है रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये बंगाल टाइगर को अपनाया गया, पैंथरा टाइग्रिस इसका नाम, ठीक है। लिखो, देश में बाघों की घटती हुई जनसंख्या की प्रवृत्ति रोकने के लिए, देश में बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत देश में अनेक बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए। अनेक बाघ अभ्यारण्य स्थापित, नेशनल पार्क तो पढ़े होंगे 73 बेटा, नेशनल पार्क। सर अभी सर बाघ सर कहीं से सर विदेश से सर आए कोई 5 बाघ? हाँ आए नहीं थे, मोदी जी ने छोड़ा था नाइजीरिया को। चल देखो, सबसे पहला याद रखना, पहला था हैली नेशनल पार्क। कौन सा था? हैली नेशनल पार्क। कहां पड़ता है ये? उत्तराखंड। यूके लिख दूं। फिर इसका नाम बदल के हो गया था जिम कॉर्बेट पार्क, सुना था। और इसका अब नाम बदल के क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। यूके में ये तीनों, मतलब ये नाम परिवर्तन है। ठीक है, याद रहेगा। जिम कॉर्बेट नाम पता क्यों रखा है? इसकी कहानी सुनोगे तो बड़ी अजीब है। जैसे पीलीभीत में शेरनी आ गई थी, उन्होंने 17 मारे थे, 17 ने 18। तो ऐसे ही यहाँ पर एक शेरनी आ गई थी, वो 300 से ज्यादा शिकार कर चुकी, और बड़े बड़े शिकारियों को बुलाया गया और शिकारियों से कहा गया उसे पकड़ो, लेकिन वो किसी के शिकार में, ब्रिटेन के हमारे एक शिकारी थे जिम कॉर्बेट, उन्होंने शेरनी को मारा था। तो उनसे कहा गया इनाम में क्या चाहिए? उन्होंने कहा इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम पे रखो। तभी उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? अब वो चले गए तो हमने भी नाम बदला, ठीक है। रामगंगा नदी वहां से आपने बोला था जिसके अंतर्गत बाघ परियोजना शुरू की गई, और ये बोला जिसके अंतर्गत बाघ परियोजना शुरू की गई और भारत देश में अन्य अभ्यारण्य खोले गए, अनेक अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य खोले गए या स्थापित किए गए। क्या होते हैं नेशनल पार्क? बताइए, मैम आपको शायद पढ़ाएंगी तो बताएंगी। ऐसे एरिया जहाँ ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित हो गया, अब आप बिना अनुमति के नहीं जा सकते अंदर। पहले इसमें शिकार कर सकते थे, बिना अनुमति के घूम सकते थे, लकड़ी तोड़ने वाले लकड़ी लाते थे, चोरी छुपे तो अब भी कर रहे होंगे, लेकिन इसकी परमिशन अब, ऐसे कोई क्षेत्र जिस पर मानव गतिविधि एकदम बंद कर दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क, ठीक है। और जिस जानवर को संरक्षण दे रहे हैं उसे मारना तो बिल्कुल ही मत होगा। अब आपको चूका जाना है घूमने तो अनुमति लीजिए, परमिशन लीजिए, तब जाएंगे, वैसे नहीं, ठीक है। चलिए अगला डालिए, राष्ट्रीय पशु हो गया। राष्ट्रीय पक्षी, छोटे छोटे टॉपिक है और नहीं पता होते हैं। हाँ मोर, ये तो सबको पता होगा, वैज्ञानिक नाम बताए पावोक्रस्टिस। पावोक्रस्टिस। देखिए, भारतीय मयूर या मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारतीय मयूर या मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वैज्ञानिक नाम लिख लीजिए।
कैसा दिखता है तो लिखने की जरूरत नहीं, पता ही होगा। साफ लिखेंगे मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में, मोर लिख सकते हो, मयूर लिख सकते हो, एक ही बात। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर, सिंधु नदी के दक्षिण व पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर असम के पूर्व, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक, असम के पूर्व तथा मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता है। पूरे भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता है। मिजोरम के दक्षिण, जी जी, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारत के प्रायद्वीप पर पाया जाता है। लेकिन ये भारतीय वन एवं वन्य, भारतीय वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम, भारतीय वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत, वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। पूर्ण संरक्षण प्राप्त। धोखे से भी अगर तुमने पकड़ लिया तो कहानी खत्म, जेल में जाओगे। ठीक है, पूरी तरह से संरक्षित। ठीक है, बाकी डालिए। अगला राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प देखो, नेलम्बो न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक है जी, नेलम्बो न्यूसीफेरा। तो लिख दीजिए। लिख तो दिया। इसमें बायो भी शामिल होंगे सर। हाँ, बायो तब शामिल होगी। दुई नाम पद्धति की शुरुआत किसने की? कैरोलस लीनियस। कौन के? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। हाँ, कैरोलस लीनियस। केमिस्ट्री में लोवेजियर थे, बहुत नाम है, कहाँ तक याद रखेगा। ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। देखो, कर्नाटक तथा हरियाणा का राजकीय पुष्प, कर्नाटक तथा हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। राजकीय पुष्प कमल है। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश का क्या, ये बताओ क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? सर ऑप्शन बताइए, फिर बताएंगे। उत्तर प्रदेश नहीं, में पलाश। पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मिठाई जलेबी। जलेबी। हाँ, वही जलेबी। जलेबी उर्दू का तब हैं? जलेबी सर उर्दू का तो तब जवेली चलिए, बोल देते जल्दबाजी में, गाँव बच्चे बोलते नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय पुष्प हो गया, आगे लिखिए। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल। फल का भी कोई होता है? राष्ट्रीय फल क्या है? हाँ, होगा। नाम लिखिए। मैग्नीफेरा इंडिका। सचिन लिखिए। मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। हमारे उत्तर प्रदेश का सब कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सब? उत्तर प्रदेश से बताओ।
क्या होता है हमारे यहाँ जाकर? हामी तो होता है। हाँ तो है। ठीक है, लिखो एलेक्जेंडर एवं चीनी यात्री हेनस्वान ने, अरे एलेक्जेंडर का नाम नहीं जानते? जानते हैं सर। एलेक्जेंडर व चीनी यात्री हेनस्वान ने भी इसका स्वाद चखा था। बहुत फेमस व्यक्ति है ये लोग जिनके नाम लिख रहे हो। एलेक्जेंड्रिया। अरे अभी बताऊंगा तुम्हें। ये नाम तो इतना कॉमन है ना, जैसे हम लोगों के यहाँ नाम होता है रामलाल श्यामलाल, तो इतना कॉमन एलेक्जेंडर नाम है अंग्रेजों में। सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज करता एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम लोगों ने तो पढ़ा था संविधान सभा में, एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन। एक एलेक्जेंडर जी है, अरे इसका नाम है सिकंदर तो उसको कहा जाता था, उसका नाम क्या था? एलेक्जेंडर। लिख लो तो याद रहे। सिकंदर क्योंकि योद्धा था, दुनिया को जीतने के लिए चला था, पता है? जीत पाया दुनिया को? किसने रोका? कैसे बना था सिकंदर? भूख से नहीं, जो काम बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए वो भारत का मच्छर कर गया। मच्छर के काटने से मलेरिया से इसकी जान गई। अब सोचे तो बड़े बड़े इसे कोई रोक नहीं सकता था। सिकंदर बहुत बड़ा योद्धा था। भारत में जब इसने एंट्री ली थी, देखो भारत में जब इतिहास पढ़ोगे तो एक चीज देखना, यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है, इधर है हिमालय। तो आने का रास्ता केवल यही था, इसके अलावा कहीं से आ ही नहीं सकते। तो जितने आक्रमणकारी आए, आग में इसके सबसे पहले आक्रमण सिंध में ही कराओ, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। और ये वाला जो पाकिस्तान है इसको सिंध कहते हैं। अब जब यहाँ से आया तो यहाँ एक राजा होते थे पोरस। क्या नाम था? पोरस। हाँ, पुरु। बस यही भारत में टक्कर दे पाए थे सिकंदर को पूरी दुनिया में। इसके अलावा कोई राजा टक्कर नहीं दे पाया। लेकिन टक्कर ऐसा बताते, भारत के राजा लड़ते थे हाथियों से, सिकंदर आया था काय से? यूरोपियन था तो घोड़ों से आया। तो बताते पानी बरस गया था, झेलम नदी के किनारे युद्ध था, तो घोड़ों के पैर फिसल रहे, हाथी के तो पैर फिसल नहीं रहते। इस वजह से थोड़ी बहुत टक्कर दे पाए थे पोरस सिकंदर, वरना सिकंदर को हराना नामुमकिन ही था। ठीक है, इसका एक घोड़ा था पूरा फेला, एक ही झटके से गर्दन काट दी। अब राजा पोरस पकड़ गए, हाथ तो गए थे, पोरस पकड़ लिया। सिकंदर ने कहा भाई हमें क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? तो पोरस ने कहा था जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता वही मेरे साथ। इसी बात से खुश हो गया और इसको छोड़ के आगे बढ़ गया। आगे जाके फिर कहानी लौटने की हो गई बच्चा। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। राष्ट्रीय फल हो गया राष्ट्रीय नदी। सिकंदर एक ऐसा राजा था ना, पैदा यूरोप में हुआ, मृत्यु एशिया में हुई और दफनाया अफ्रीका में हुआ। 3 महाद्वीप सोच के देखो। और जो हेनस्वांग है ये चीनी यात्री राजा हर्षवर्धन होंगे, उनके समय में आए थे। हमारे यहाँ जो वो है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, ये बौद्ध धर्म का केंद्र होता और ये बौद्ध धर्म के लिए आते थे। इनने की किताब लिखी थी हॉग ही। कौन सी किताब लिखी? ऐसी किताब लिखेंगे? हाँ, तो ऐसी लिखते थे। ठीक है, चलिए डालिए राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी फाहिया ने लिखी थी, फॉर यू ऐसे करके तो किताब अच्छी थी नहीं सब। डालिए राष्ट्रीय नदी। हाँ, पढ़ी भी है आपने, आपको पता भी है कहां से निकलती है, फटाफट लिख लीजिए। राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी है, लिख लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी 25-25 किलोमीटर। भारत की सबसे 25 मीटर लंबी नदी 25-25 किलोमीटर, 2525 है। कहां से निकलती है? लिखो नोट करके। भागीरथी व अलकनंदा के, भागीरथी व अलकनंदा के मिलने, भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, जिसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। मेरा प्रयाग में वहां 3 नदियां मिलती हैं।
गंगा वो देवप्रयाग अलग है। पंचप्रयाग पढ़े होंगे आपने, मैम ने पढ़ाए पंचप्रयाग, बिल्कुल पढ़े, मैंने कॉपी देखी थी किसी। अरे विष्णु वो रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, इन पांचों प्रयागों के समझ लो हेड कौन है? प्रयागराज, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में 2025 में कुंभ का मेला जरूर जाना, ठीक है? अरे अब नहीं कहोगे, अब तो मोबाइल GPS आ गया, पहले हो जाते थे लोग, काफी लोग सब हो जाते थे उसमें, काफी लोग। अरे पूरे देश का मेला तो उस समय संसाधन आने आने के थे नहीं, सर विदेश से भी लोग आते थे वहाँ। विदेश से भी बहुत फेमस है, विश्व धरोहर है। चलिए लिखेंगे, लिखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया। 4 नवंबर 2008 को दिया गया। 4 नवंबर 2008 को दिया गया। तो पहले सर कौन थी? 4 नवंबर 2000 गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया। बाकी आप गंगा नदी पढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? और कहां से? उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड, बांग्लादेश होते हुए कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश। कहां से जाती है? तो फरक्का बांध पढ़ा होगा आपने, ठीक है? हाँ, तो ये वहां पहचानी जाती पद्मा के नाम। दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। और उससे गोदावरी। अब देखो इसमें भी प्रश्न है, जब आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। दक्षिण की गंगा तो आंसर कुछ और होगा, और दक्षिण भारत की गंगा तो आंसर कुछ और होगा, ठीक है? दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। फर्क समझ लो क्या है? फर्क समझो, ये भारत है, यहां से गई है, आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र से निकलती है, ये कौन सी है? गोदावरी, और ये है कावेरी। दक्षिण भारत में कौन सी दिख रही है? ये लगभग बीचों बीच में है, तो दक्षिण भारत की दक्षिण में कौन सी है? इसीलिए उत्तर भारत में जितनी पवित्र गंगा है, दक्षिण भारत में उतनी पवित्र गोदावरी है, इसलिए दक्षिण गोदावरी को व्रत या बूढ़ी गंगा, बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी चीजें ये निकालते रहा। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, दोनों में अंतर है। अरे ये आप देखना, एसएससी आपको पिछले ईयर पेपर नहीं, इसका मतलब नहीं लगा रही भाई। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू घाट में रास्ते, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। क्योंकि केटू जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ पीओके आपको, जो केटू है वो कहाँ पर है? पीओके, तो भारत में नहीं है, भारत की तो है लेकिन में। और सिक्किम में हमारी कौन सी है? कंचनजंगा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंचालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट पढ़ेगी होंगी। चलो लिखो आगे। राष्ट्रीय नदी लिख गई, राष्ट्रीय जलीय जीव, हाँ डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव, लेकिन गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। प्लांटिस्टा, हाँ वैज्ञानिक नाम लिख लो। गैगेट्रिका, वैज्ञानिकों ने सही है जो होने चाहिए। अब तुम डॉल्फिन कह रहे हो, कोई और कुछ कह रहा, तो मानक स्तर तो एक होना चाहिए। मेनली आप देखोगे साइंस लैटिन भाषा के शब्द ही लेते हैं, क्योंकि लैटिन भाषा में एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, वरना हमारे यहाँ नहीं होता। देख नहीं रहे, संघ का हो, संघ को यूनियन भी कह दे रहा है, वेटरन भी कह दे रहे हैं, तो इसलिए ये मानक बनाए गए।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर जो शब्द कलेक्ट होते हैं, तो वहां पर जब किसी से मतभेद हो जाता है तो शब्द साइलेंट कर दिए जाते हैं। ऐसे नहीं सुनामी, तो सुनामी शुरू कैसे होता है, तो क्यों साइलेंट कर रहे हैं, क्यों बेवकूफी है। तो अलग वाला दूसरा देश कह रहा है हम तो यहाँ से जाने चलेंगे, हम यहाँ से, तो साइलेंट कर देती है। और सर कब बनाएंगे सर जलीय, कब बनाएंगे सर? हम बोल रहा हूँ, देखिए मीठे पानी की गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। मीठे पानी की गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। लिखो 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगली लाइन से लिखिए, सामान्यतः यह गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। गंगा, मेघना व ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। गंगा, मेघना व ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। ठीक है, गंगा और मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब मिलती है तो उनको मेघना कहा जाता है। ठीक है, जमुना किसे कहते हैं? जमुना, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना, सबसे ज्यादा नाम उसी के हैं, ब्रह्मपुत्र के। वो जब चलेगी चीन तिब्बत में तो सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, गंगा से मिलेगी तो मेघना। लिखते नाम चले लिखेंगे यह भारत के गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत क्या हो गया, लिखो यह भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। 72 की अनुसूची 1 में शामिल है। ठीक है, देखिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगला डालिए राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु राष्ट्रीय विरासत कौन सा है? लिखो, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। एशियाई हाथी, हाँ, एशियाई हाथी को किसने? भारत सरकार राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। यह पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया। विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 को घोषित किया। नोट करके लिखो। 2010 जी, अक्टूबर 2010 नोट करके लिखिए। केरल, कर्नाटक और झारखंड, केरल, कर्नाटक और झारखंड,
केरल, कर्नाटक और झारखंड के राज्य का पशु हाथी है। राज्य का पशु हाथी। केरल, कर्नाटक व झारखंड। हाथी। ठीक है, हमारा कौन सा है? हाथी ना भारत। कौन सा ठीक है, ये हो गए कंपनी। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब नया टॉपिक डाले, लिखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं व महत्वपूर्ण शब्दावली। भारतीय संविधान की विशेषताएं व महत्वपूर्ण शब्दावली। किताब लाए हो? देखो, शब्दावली देखनी पड़ेगी। न्यू टाइम डिफरेंट आ बिल्कुल सही बात है, हमारे सही नहीं यार अच्छा बता इतना नीचे रहता है। इसमें नहीं होंगी शब्दावली। इसमें देखो आपात राजभाषा। हाँ, इसमें होगी विशेषताएं व शब्दावली। अरे ये तो मरुस्थल खुल गया। राष्ट्रीय संविधान 217। ये तो भैया हमारे लोकसभा राज्यसभा संविधान का विकास है सर, शब्दावली विकास पहला चैप्टर वो तो करा दिया हमने, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह। हाँ, चलो शब्दावली आ गई, शुरू करते हैं क्योंकि शब्द नहीं पता होते कभी। त्रिशंकु पहला शब्द डालिए। त्रिशंकु, तीन शंकु। गणित नहीं पढ़ रहे, क्वालिटी है। त्रिशंकु, कहीं इससे समझ जाओ, क्वालिटी खत्म कर दी सबने, गणित शुरू हो गई। शंकु का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। पक्के पृष्ठ पाई आर, एक ऐसी कुछ होता है पाई आर। त्रिशंकु देखो क्या होता है, इसको समझाएं हम। पहले समझिए। मान लीजिए लोकसभा में 500 सीटें हैं। मैं उदाहरण लोकसभा का ले रहा हूं, आप राज्यसभा में तो नहीं होगा, विधानसभा में भी कर सकते। 500 सीटें, तो आपको पता है बहुमत कितने पे मिलेगा? अगर मैं पूछूं बहुमत कितने पे मिलेगा? 200। बहुमत का मतलब जिसको भी आधी से ज्यादा सीटें मिल गई वो समझ लो सरकार बना लेगा, यही तो कहोगे? यही तो होता है। अब मान लो 500 सीटें हैं, पार्टियां हैं ए बी सी डी। इसको मिल गई 140, इसको मिल गई 60, इसको मिल गई 200, 300, 400, इसको मिल गई 100। किसी को बहुमत मिला? इस स्थिति को बोलते हैं त्रिशंकु की स्थिति। जब किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तब स्थिति क्या हो जाएगी? त्रिशंकु। ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेंगे? किसी सब मेनली मुख्यतः क्या होता है, ऐसा लिखित नहीं है, लेकिन मुख्यतः वो सबसे बड़ी पार्टी से पहले क्या करेंगे? बड़ी पार्टी जिसकी होगी उससे किसी भी व्यक्ति को बना देंगे प्रधानमंत्री और उनसे कहेंगे कि भैया अगले 30 दिन के अंदर आप बहुमत साबित करेंगे। 30 दिन के अंदर बहुमत साबित कर दिया तो सरकार चलती रहेगी, बहुमत साबित नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी, दोबारा क्या होंगे? चुनाव। आगे बात समझ में? मान लो ये वाला किससे मिल गया जाके? स्वाभिमान ने सरकार बना दी, मिल गया बहुमत, तो ऐसी सरकारों को क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार। आगे बात समझ में? तो ऐसी सरकार कौन सी हो जाएगी? ठीक है, समझ गए शब्द? लिखेंगे त्रिशंकु, लिखेंगे जब लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है
लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो उसे त्रिशंकु की स्थिति कहा जाता है। तो उसे त्रिशंकु की स्थिति कहा जाता है। त्रिशंकु की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं और 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करने को कहते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं और 30 दिन में बहुमत साबित करने को कहते हैं। 30 दिन में बहुमत साबित करने को कहते हैं। बहुमत साबित हो जाएगा तो सरकार चलती रहेगी। बहुमत साबित हो जाएगा तो सरकार चलती रहेगी, अन्यथा दोबारा चुनाव होगा। अन्यथा दोबारा बहुमत साबित हो जाएगा तो सरकार चलती रहेगी। तेज बोल रहा हूं क्या? बहुमत साबित हो जाएगा तो सरकार चलती रहेगी, अन्यथा दोबारा चुनाव होगा। अन्यथा दोबारा चुनाव। अगला डालिए सदन का स्थगन। सदन का स्थगन। सदन का स्थगन। ठीक है, सत्र तो बता दिए थे कितने होते हैं, 3 बता दिए थे। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र चल रहा है। ठीक है, देखो सदन का स्थगन क्या होता है। देखो सदन का मतलब वो लोकसभा भी हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है, वो विधानसभा भी हो सकता है, वो विधान परिषद भी हो सकता है। मान लो आपने देखा होगा कभी कभी नेता आपस में लड़ जाते हैं, मतलब बातों से। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा किसी मुद्दे पे विवाद हो जाए, जैसे इस समय आज कांग्रेस संभल वाले मुद्दे पे बड़ा विवाद करी हुई है, तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि सदन की कार्यवाही सही से ना चले। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अध्यक्ष मान लो या सभापति मान लो, मैं पढ़ाऊँ तो लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करो, तो जब मुझे बहुत दिक्कत होगी तो मैं क्या करूँगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज के लिए रोक देते हैं, 15 मिनट के लिए रोक देते हैं। ये क्या होता है, जब सदन की कार्यवाही सही से नहीं चलती तब जो अध्यक्ष होगा या फिर सभापति होगा सदन को थोड़े समय के लिए क्या कर देगा, स्थगित। तो कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, अनिश्चित काल हो सकते हैं। अगली बात समझ में, तो लिखेंगे सदन में, सदन के स्थगन के द्वारा, सदन के स्थगन के द्वारा सदन के कार्य को रोक दिया जाता है। सदन के कार्यों को रोक दिया जाता है। कार्यों को रोक दिया जाता है। रोक दिया जाता है। यह कुछ घंटे, कुछ दिन या अनिश्चित काल भी हो सकता है। यह कुछ घंटे, कुछ दिन या अनिश्चित काल भी हो सकता है। ठीक है, अगला शब्द डालिए सत्राहूत। सत्राहूत, सत्राहूत बोल देते हैं शॉर्ट में। सत्राहूत, सत्र को बुलाना। सत्राहूत का मतलब क्या होगा, सत्र को बुलाना। सत्र को बुलाना। ठीक है, अगला सत्रावसान, सत्र की समाप्ति।
सत्रावसाद सत्र की समाप्ति। ठीक है, समझ गए दोनों में फर्क। कोचिंग जिस दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बैच खत्म, और अगले सेशन में लगेगा तो वो क्या हो जाएगी कोचिंग का 17वां। केवल आज के लिए रोक दूं तो स्थगित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इनमें, चलेगी। अगला शब्द लिखते हैं विघटन। विघटन एक एक लाइन के शब्द हैं। देखिए, यह केवल लोकसभा के लिए प्रयोग होता है, लोकसभा का ही हो सकता है। यह केवल लोकसभा का ही हो सकता है। इससे लोकसभा का अंत हो जाता है, इससे लोकसभा का अंत हो जाता है। समझ गए? जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो लोकसभा का क्या हो जाएगा, हो जाएगी। या फिर बहुमत साबित, जैसे ये पार्टियां मिल गई, सरकार चलने लगी, किसी वजह से ये टूट गई, तो भी क्या हो जाएगा, राज्यसभा का हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उच्च सदन है, स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। ठीक है, अगला शब्द लिखिए। धूल के लिखवा देता है। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न ये तो करा दिए थे। अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक है, तारांकित अतारांकित करा। डालिए अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न शब्दावली तो अच्छी खासी होती है। अनुपूरक प्रश्न लिखिए, सदन में किसी सदस्य द्वारा, सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से, अध्यक्ष की अनुमति से किसी विशेष, अनुमति से किसी विषय, विशेष नहीं सॉरी विषय, किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है, जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है, के स्पष्टीकरण के लिए, के स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। नहीं समझ में आएगा मैं बता दूंगा, आप आराम से देखिए। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी कोई टॉपिक बताया, जैसे 17वां, ठीक, मैंने आपको लिखवा दिया, समझा दिया। हो सकता है किसी व्यक्ति को ना समझ में आए तो वो दोबारा, इसका तो उत्तर मैं दे चुका हूं एक बार, दोबारा से मुझसे इसी पर प्रश्न पूछे, सर मुझे स्पष्ट नहीं हुआ है, दोबारा से बताओ ये क्या चीज, तो उसी प्रश्न को क्या बोलेंगे, अनुपूरक प्रश्न, कि जिसका स्पष्टीकरण दे चुके हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा प्रश्न दिया है तो उसको अनुपूरक। 2 प्रश्न मैं लिखवा चुका हूं, आप मत लिखना, एक तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न। ठीक है, तारांकित प्रश्न और एक कुछ भी नहीं है। जैसे आप भी कुछ इंपॉर्टेंट लिखते होंगे तो जैसे जिसपे स्टार बना दे, तारा बना दे, तो वो कैसा प्रश्न हो गया। इनके जो जवाब है वो तुरंत चाहिए होते हैं, यानी कि मौखिक, और इनके जवाब कैसे देने होते हैं, याद रहेगा। ये मैं लिखवा चुका हूँ, एक व्यक्ति 5 पूछ सकता है, एक दिन में अधिकतम कितने होंगे, ये सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, यही कर रखे आज, देखो तुम्हें 24 हुए। चलो तो एक शब्दावली और कर लेते हैं। डालिए तारांकित प्रश्न हो गया, डालिए अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न
अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न लिखिए जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो। जो प्रश्न अविलंबनीय मतलब जिसमें देर नहीं कर सकते, अविलंबनीय व लोक महत्व का हो, व लोक महत्व का हो। जो प्रश्न अरे जो प्रश्न आलंबनीय तथा लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है। निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है। सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। 10 दिन तक होनी चाहिए। उन्हें अल्प सूचना प्रश्न। देखो देखिए ये तो आपको मौखिक ही दे रहे हैं। जो ये तारांकित है जिसके लिखित है इसकी आपको कम से कम कितने दिन मिलते हैं? 10 दिन आपको मिलेंगे। 10 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी भैया ये प्रश्न पूछने, तो उससे पहले नहीं आप जवाब दे सकते। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है कि भैया जान माल दिखती है, दिक्कत हो रही है, तो ऐसे प्रश्न को आप अल्प सूचना देके पूछ सकते हैं। इन्हीं को अल्प सूचना। जैसे इस समय राष्ट्र मुद्दा बना हुआ है संबल वाला हिंसा, पता है क्या हुआ है? नहीं पता है? सच में तुम लोग रूबरू नहीं हो। संभल में जामा मस्जिद है जैसे बाबरी मस्जिद है। हाँ तो और क्या हुआ होगा? हिंसा तो उसी में हुई है, विवाद। आज एक जगह और फिर ढूंढी गई है बदायूं में। बदायूं में भी एक मस्जिद है जिसको शिव मंदिर बताया जा रहा है XYZ। तो ये ऐसे विवाद हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसा कोई विवाद आ जाए तो आपको सूचना ढूंढना देंगे। ठीक है, ये किताब कर लिया एक मिनट ये बंद हो गया।